गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में आप सभी का वेलकम है। आज हम उपस्थित है पॉलिटिकल साइंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं। आज फटाफट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। भारत में लोकतंत्र ने वंचित और भेदभाव वाली जातियों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को मजबूत किया है। यहाँ बात हो रही है कि लोकतंत्र ने क्या किया है कि जो भेदभाव वाली जाति थे, भेदभाव लोग करते हैं जो जाति के आधार पर, क्या उन्हें समान अवसर देने का काम किया है। जवाब है कथन सत्य है, बिल्कुल सही है। जब भी हम बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी की बात करें, जब भी हम बात कर डेमोक्रेसी करें, जब लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र जो है हमेशा लोगों को जो है वह समान अवसर देने का काम करता है, समान अवसर देने का काम करता है। इस लोकतंत्र की खासियत ये है कि हर पब्लिक को अपनी जो है बहुत बहुमूल्य वोट जो है इस्तेमाल करने का अधिकार देता है कि वह उस वोट का इस्तेमाल जो है अपने लोक कल्याण के लिए करे। कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यहाँ बात हो रही है उदारवाद की, लिबरलिज्म की बात हो रही है। तो लिबरलिज्म की बात करें हम लोग, उदारवाद की बात करें तो रूढ़िवाद का उन्मूलन, उदार और शिक्षित होने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कि अगर मान लीजिए कि अगर हम जो है जब व्यक्ति को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, तो देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 का 1 का ए क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे व्यक्ति को जो है वो बोलने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। ठीक है, आपको देश के अंदर जो है घूमने का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है, अपने व्यापारिक उत्पादों का प्रचार करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, इंटरनेट पाने का अधिकार है, निजी भवनों पर झंडा फहराने का अधिकार है। तो ये सारे जो आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ये सभी केवल एक ही आर्टिकल में आते हैं, वो है आपका आर्टिकल 19 का 1 का क्लोज ए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोहरा बोझ क्या है, यहाँ देखिए दोहरा बोझ क्या है कि यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले गृह कार्य में अनुपातहीन हिस्सेदारी से संदर्भित करता है। यह 17वीं शताब्दी का है। यह सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच अंतर की लैंगिक अवधारणाओं का नियत है। दिए गए विकल्प सभी सही है। इसका सही जवाब क्या होगा। कहाँ गया ये। देखिए, तो अगर बात करें हम लोग कि ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला गृह कार्य में अनुपातहीन हिस्सेदारी को शामिल कर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगर महिलाओं की बात करें हम लोग, तो महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर वो घर के काम करने के अलावा ये कोई जॉब वगैरह भी कर रही हैं, तो उन पर डबल जो है बर्डन पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए डबल बर्डन की बात हो रही है। नहीं कहते कि हम दोहरा बोझ लेकर चल रहे हैं, यानी घर को भी संभाल रहे हैं और बाहर का भी संभाल रहे हैं। तो ये आपका डबल बर्डन जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सही इसका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है। यहाँ देखिए, सबसे बात करें हम लोग 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो सबसे पहले ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में हुआ था। और 1992 में हुआ था तो यहाँ क्या दिया हुआ है, नगर पालिका, पंचायती राज, ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी। इन चारों में से आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट आपका हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। ये देखिए, ये पंचायती राज से संबंधित है। अब पंचायती राज से जो संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं पंचायती जो है राज क्या होता है कि
जैसे कि नगर पालिका होता है, तो नगर पालिका से जो नगर पालिका से अगर नीचे आइएगा तो आपका पंचायत होता है, जैसे आप ग्राम पंचायती राज कहते हैं। जैसे आप देखते जिला पार्षद का चुनाव होता है तो वो सारा जो है पंचायती राज से रिलेटेड ही होते हैं। अब इन पंचायती राज में अगर बात करें कितने विषय थे, अगर हम विषय की बात करें कि पंचायती राज में जो है वो विषयों की संख्या कितनी थी, तो विषयों की संख्या जो इसमें हो जाएगी आपको 29। ठीक है, अब ये 73वां है। इसमें आप पूछ लीजिएगा, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 74वां संविधान संशोधन, इसके CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब हुआ था? ये भी 1992 में ही हुआ था और इसके द्वारा जो है आपको नगर पालिका जोड़ा गया था, नगर पालिका को जोड़ा गया था। अगर नगर पालिका में अगर बात करें हम विषय की संख्या कितनी थी, तो विषय की संख्या हो जाएगी इसमें 18। नगर पालिका में जो विषय की संख्या हो जाएगी वो है 18। तो आपसे पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो कहिएगा नगर पालिका से। और 73वां किससे है, तो आपको कहिएगा पंचायती राज से। और ये पंचायती राज की ग्राम कचहरी जो है ये ग्राम के स्तर पे हो जाएंगे, कि गांव के स्तर पे जो है मुखिया होते हैं या सरपंच वगैरह होते हैं, जो गांव के विकास के कामों को करते हुए जो है वह छोटी मोटी न्याय को भी देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में संघर्ष को बेहतर तरीके से हल करता है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होती है। लोकतंत्र दूसरों की तुलना में सबसे समृद्ध है। देखिए इसमें बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे एक तरह से जो है सिमिलर दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र दूसरों की तुलना में सबसे अधिक समृद्ध है। ये इसलिए है क्योंकि देखिए जब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करें हम लोग, तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित सरकार है। यानी इन सब में सबसे कोई महत्वपूर्ण है तो वो आपका जो है वो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि जब हम अपने लिए अपने हिसाब से जो है जब वोट करते हैं तो हमारे हिसाब से कोई कैंडिडेट जो है वो चुना जाता है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो कैंडिडेट जो है वो हमारे लिए ही काम करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सबसे क्या समृद्ध ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? यहाँ देखिए नामांकित यहाँ पे कर रहा है कि नॉमिनेट की बात हो रही है, कि नॉमिनेशन की बात करें। यहाँ पे देखिए अगर राज्यसभा की बात की जाए तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए कुछ आपको याद करा देते हैं, जैसे आपको याद करना होगा तो सबसे संसद है, राज्यसभा है और यहाँ आपका लोकसभा है। अगर बात करें इन तीनों को याद करने की, आपको एक नाम याद रखिएगा, सरला। क्या नाम याद रखना आपको? सरला। स से संसद 79, आर्टिकल 79, आर से आपका र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ले से लोकसभा आपका आर्टिकल 81। ठीक है, तो सरला यदि आप नाम याद रखेंगे तो आपको ये तीनों आर्टिकल महत्वपूर्ण याद हो जाएंगे, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये बात करें हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा की बात करें तो ये क्या होता है कि ये अपर हाउस होता है, ये अपर हाउस होता है, यानी इसे जो है उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात कि ये जो है ये कभी जो है विघटित नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता, नहीं होता। यानी और इसका जो मिनिमम एज है, इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों का अगर मिनिमम सदस्यों का मिनिमम अगर एज बात करें, हम एज की बात करें तो वो होता है 30 वर्ष। ठीक है, यानी 30 वर्ष के जो उम्र के होंगे वही जो है वो राज्यसभा में होंगे। और ये कभी इनके जो कार्यकाल होता है, इस सदन का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपको 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अब बात करें राष्ट्रपति जो है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर राज्यसभा की सीट की बात करें हम, राज्यसभा की सीट की बात करें हम सीट की बात करें तो टोटल भारत में जो है वह 233 जो है चुनाव होता है और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं। यानी 12 जो मेंबर हैं
वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट होते हैं। और ये नॉमिनेट होते हैं इन्हीं किस सेक्टर से नॉमिनेट होते हैं, तो वो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, और चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो गेम्स हो, वो सारे बहुत सारे वेरियस फील्ड से जो है उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आपका सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, ये सभी लोग जो है, हरभजन सिंह है, ये सभी लोग जो है ये राज्यसभा के सीट से ही जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो चुना जाता है। इनका आर्टिकल देखा जाए तो इनका आर्टिकल हो जाएगा 52। अगर उपराष्ट्रपति बात की जाए तो इनका हो जाएगा आर्टिकल 63 हो जाएगा। ये उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और इनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मिलता है, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आर्टिकल 74, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बोलते हैं हम लोग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे CJI जो है दिलाता है। अभी वर्तमान में CJI की बात करें तो उनका नाम सूर्यकांत है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम सूर्यकांत है। आगे बढ़ते, अलग क्वेश्चन किया। राष्ट्रपति विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वह परिभाषित किया गया है, यानी से कौन से अनुच्छेद में ये आता है, तो ये आता है आपका 169। यह आता है आपको 169 में, क्या आता है आपको कि विधान परिषद। अब आपसे सवाल पूछेगा कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है, तो ऐसा आप याद रखिए, जम्बूक टी, ऐसा आप याद रख सकते हैं, जम्बूक टी। देखिए, जे से वो क्या होता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे वर्तमान में भी नहीं है। ए से आपका होगा आंध्र प्रदेश, एम से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा आपका बिहार, यू से हो जाएगा आपका भैया यूपी उत्तर प्रदेश, के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, और टी से हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सॉरी, टी से जो है आपका तमिलनाडु। मैं चेक कर लेता हूँ कि तमिलनाडु होगा कि तेलंगाना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है विधान परिषद क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि जो राज्य होते हैं उस राज्य में जो है वो होते हैं विधानमंडल, तो विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल में जो क्या है कि दो पार्ट होते हैं, एक जो है आपका जो है वो एक होता है विधानसभा, एक को बोलते हैं विधानसभा और दूसरा को बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद होते हैं, तो विधान परिषद यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा, दोनों सिमिलर है ना, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्य विधानमंडल होते हैं, राज्य विधानमंडल में जो है दो भाग होता है, एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधानसभा का जो है पूरा चुनाव होता है, ये जो है लोअर हाउस होता है, और विधान परिषद जो है वह राज्यसभा की तरह जो है राज्य में काम करने का काम करता है, राज्य में ये कैसे काम करता है। तो विधान परिषद का उल्लेख जो है आर्टिकल 169 में है। आगे बढ़ते हैं। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु जो है वो क्रमशः कितनी वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि बाल विवाह निषेध कार्यक्रम, तो बाल विवाह निषेध कार्यक्रम की बात हम करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 वर्ष और 14 वर्ष। ये देखिए, अभी हम बात करें वर्तमान में, अगर बात करें हम लोग वर्तमान में अगर विवाह की न्यूनतम आयु की बात करें, विवाह का न्यूनतम आयु की बात करें अगर हम, तो न्यूनतम आयु की हम बात करें तो अभी जो है अगर हम मेल की बात करें तो उनका है 21 वर्ष, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनका है 18 वर्ष।
यानी कि महिलाओं की शादी जो है वो 18 वर्ष में करने के योग्य हो जाते हैं और पुरुष जब 21 वर्ष की आयु में जो है विवाह आराम से कर सकते हैं। यदि अगर आप जो है कानूनी रूप से अगर 18 वर्ष से नीचे जो है किसी महिला का विवाह करते हैं तो उसे कानूनी अपराध माना जाएगा। टाइम कितना हो गया है? ड्यूरेशन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रहा है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस अधिनियम का स्थान लिया था? किस अधिनियम का स्थान लिया था? यहाँ देखिए, ये अधिनियम का स्थान का बात करेगा तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, इसके बोलते हैं हम लोग RTI बोलते हैं, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार का जो है इसे राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके तहत जो है हम अपने क्षेत्र में, राज्य में, गांव में, कहीं भी किसी तरह का यदि काम हो रहा हो, उस काम के बारे में यदि हमको जानकारी लेना हो तो इसके लिए जो है हम RTI का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा हम उस संबंधित विभाग से अपनी जानकारी मांगते हैं और हमें वो जानकारी मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।